एपिसोड 141 टू 150। अध्याय 141। अध्याय 142 रेशियो 1। मान लीजिए कोई मेरी पत्नी गू किचेन के साथ हद पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। अनुवादक 54,96,90,339। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित की गई थी। शिया यांगयांग जानबूझकर थोड़ा देर से पहुंची। तब तक वह जगह पत्रकारों से भर चुकी थी। साक्षात्कार अभी शुरू नहीं हुआ था। कई लोग छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर आपस में गपशप कर रहे थे। शेन मानबिंग यहाँ क्यों नहीं है? मुझे लगा था कि वह मौजूद होगी। इस दीवा ने इस बार तो वाकई खुद को शर्मिंदा कर लिया। कुछ ही समय पहले उसे शादी का प्रस्ताव मिला था और अब पता चला है कि उसके मंगेतर का किसी नई लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। सच में आसमान में हंस उड़ने से बेहतर है मुंह में भुना हुआ सुअर का मांस। आप सभी को यह आश्चर्यजनक लग रहा है। मनोरंजन जगत में कौन सा ऐसा कुलीन व्यक्ति है जिसके कई रखैलिया प्रेमी न हो? ये दीवा शायद इन सब बातों को नजरअंदाज कर देती है जब तक वह श्रीमती गू के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकती है। इन आवारा फूलों से उसे क्या नुकसान हो सकता है? लेकिन वह वाकई में एक दीवा है। शेनेग्युआन के सीईओ ने व्यक्तिगत रूप से उसकी ओर से चीजों को स्पष्ट किया। इससे पता चलता है कि वह उसकी परवाह करते हैं। गू किचेन मुख्य सीट पर बैठा था। उसकी निगाहें दरवाजे की ओर थीं, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही शिया यांगयांग प्रकट हुई, गू किचेन के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। क्या वह उसका इंतजार कर रहा होगा? जिया यांगयांग ने उदास मन से सोचा। दरअसल अगर वह उपस्थित ही नहीं होती तो वह तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती थी? सभी कैमरे और कैमकॉर्डर तैयार थे। हालांकि श्री गू मनोरंजन उद्योग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अपनी हाई प्रोफाइल पृष्ठभूमि के कारण वे हमेशा मनोरंजन उद्योग के केंद्र बिंदु रहे हैं। इसके साथ ही यह अफवाह भी फैली हुई है कि वह मशहूर गायिका शेन मानबिंग के मंगेतर हैं। इस किस गेट विवाद ने मनोरंजन जगत में अभूतपूर्व हलचल मचा दी है। इसी दौरान गू किचेन के सचिव फोन झेंगडोन खड़े हुए और बोले, सभी लोग शांत रहें, अब स्पष्टीकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। श्री गू को कुछ कहना है। सम्मेलन कक्ष में तुरंत सन्नाटा छा गया। पत्रकारों ने उन्हें एक एक करके घेर लिया। गू किचेन ने व्यवस्थित ढंग से अपना चश्मा उतारा, खड़े हुए और बोलना शुरू किया। हाल ही में मिस शिया यांगयांग और मेरे बारे में काफी अफवाहें फैली हैं। सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल कैमरों के क्लिक करने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इस समय तक सम्मेलन कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहले से ही काफी लोग जमा हो चुके थे। लिन युवान के नेतृत्व में कुछ युवा महिला सचिव। इसके अलावा शेन मानबिंग के जिन प्रशंसकों ने अभी अभी हंगामा किया था, उन्हें भी यकीन नहीं था कि वे अंदर कैसे घुस गए, और उन्होंने ऐसे बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, शिया यांगयांग मनोरंजन उद्योग से बाहर निकल जाओ। वे संयोगवश इस दृश्य के साक्षी बने। गू किचेन की आवाज स्पष्ट और बुलंद थी। हर शब्द सबके कानों तक पहुंचा। अब मैं स्पष्ट कर दूं, ये अफवाहें नहीं हैं। उनके शब्दों ने पूरे कमरे में सन्नाटा छा दिया। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। श्री गू का इससे क्या तात्पर्य है? झूठी अफवाहें? क्या ये वास्तव में सच है? सभी को पता था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल स्पष्टीकरण के लिए है, लेकिन क्या राष्ट्रपति गू इसके बजाय अपनी छवि खराब कर रहे हैं? शिया यांगयांग भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसी क्षण गू किचेन की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी और जिया यांगयांग को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। एक पत्रकार ने अचानक पूछा, राष्ट्रपति गू, मिस शिया के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या बाहर फैली अफवाहें सच हैं कि वह आपकी गुप्त प्रेमिका है? एक पत्रकार को सवाल पूछते देख अन्य पत्रकार भी एक के बाद एक चौंकाने वाले सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। राष्ट्रपति गू, क्या दीवा शेन को आपके रिश्ते के बारे में पता है? क्या ये सच है कि मिस जिया ने आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक दी और जैसा आरोप लगाया गया है, आपको बहकाने की कोशिश की? मिस शिया नए ड्रामा सिंड्रेला की मनमोहक प्रेम कहानी की मुख्य अभिनेत्री के रूप में ऐसी अफवाहें हैं कि उन्होंने सफलता पाने के लिए शारीरिक संबंध बनाए। क्या इसका आपसे कोई संबंध है? एक के बाद एक बम फेंके गए। गू किचेन ने ठंडे स्वर में दो शब्द कहे, बस बहुत हो गया। सम्मेलन कक्ष में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। गू किचेन ने ठंडी आवाज में कहना शुरू किया, शिया यांगयांग को निर्देशक यांग जिन ने प्रतिभाओं के विशाल भंडार में से चुना था, इसलिए नहीं कि उसने शारीरिक संबंध बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। मुझे संदेह है कि इस उद्योग में कोई भी मेरी पत्नी गू किचेन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत। अध्याय 142। अध्याय 143। पत्नी के लिए हर संभव प्रयास करना। अनुवादक 54,96,90,339। गू किचेन के शब्दों ने पूरे हॉल को एक बार फिर शांत कर दिया।
पत्नी, उसका क्या मतलब था? पत्रकारों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो उन्हें समझ ही नहीं आया हो कि उसने अभी क्या कहा। दरवाजे पर खड़ी महिलाओं के चेहरों के भाव, विशेषकर सचिवालय विभाग की लिन युवान के चेहरे के भाव, अनमोल थे। शिया यांगयांग दरवाजे पर खड़ी थी। वह भी बाकी सब लोगों की तरह ही हैरान थी। निश्चित रूप से एक पत्रकार ने पूछना शुरू किया, राष्ट्रपति गु, क्या आपने अभी अभी कहा कि सुश्री शिया यांगयांग आपकी पत्नी है? गु किचेन की आवाज ठंडी और भावहीन थी। यांगयांग और मैंने कानूनी तौर पर शादी कर ली है, लेकिन क्योंकि यांगयांग अभी छोटी है और हमें डर था कि सार्वजनिक ध्यान से उसके जीवन और पढ़ाई पर असर पड़ेगा, इसलिए हमने इसे सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन अब हमारे पास इसे सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शिया यांगयांग मेरी पत्नी है, गु किचेन। अब से मैं अपने बारे में कोई भी नकारात्मक खबर नहीं देखना चाहता। घर में मैं अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी करता हूं, वह हमारा निजी मामला है और हमें इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गु किचेन स्पष्ट रूप से कल के कथित चुंबन कांड की ओर इशारा कर रहे थे। उनके थोड़े से शरारती शब्द जो उन्होंने इतनी गंभीरता से कहे थे, आश्चर्यजनक रूप से शर्मिंदगी पैदा करने वाले थे। यह आदमी देखने में ठंडा और अलग थलग लग सकता है, लेकिन वह मानो चलता फिरता हार्मोन था। उसकी दमित उपस्थिति लोगों को दिवास्वप्न देखने पर मजबूर कर देती थी। विशेषकर कल के अखबार में छपी तस्वीरें, दिल को छू लेने वाला वॉलपेन, राजकुमारी जैसी अदा जो हर महिला का सपना होती है। किसी को नहीं पता था कि ऐसे दिव्य पुरुष का इतना भावुक पक्ष भी हो सकता है। महिलाओं को दीवाना बनाने वाला ये पहलू केवल जिया यांगयांग के लिए ही था। इस समय प्रवेश द्वार पर खड़ी शिया यांगयांग अचंभित रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि गु किचेन सार्वजनिक रूप से उनकी शादी की घोषणा करेगा। गु किचेन क्या सोच रहा था? क्या ये सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए था, या शेंगयुआन की प्रतिष्ठा के लिए? शेन मानबिंग के बारे में क्या? जैसा कि उम्मीद थी, एक रिपोर्टर ने वही सवाल पूछा जो जिया यांगयांग के मन में था। राष्ट्रपति गु, शेन के साथ आपका क्या रिश्ता है? ऐसी अफवाह थी कि कुछ समय पहले उसने व्यक्तिगत रूप से आपको शादी का प्रस्ताव दिया था और आप दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। गु किचेन के चेहरे पर कोई भावभंगिमा नहीं दिखी और उन्होंने बस इतना कहा, यह महज एक गलतफहमी थी। गु किचेन ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन उनका रवैया बहुत स्पष्ट था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिया यांगयांग के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया और शेन के बारे में फैली अफवाहों को खारिज कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, आज की बड़ी खबर अविश्वसनीय थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शहर के दक्षिण में स्थित शीर्ष 4 परिवारों में से एक, गु परिवार का मुखिया, इतनी मामूली सी नवयुवती से शादी करेगा। एक रिपोर्टर ने पूछा, राष्ट्रपति गु, मिस शिया आज क्यों नहीं आई? गु किचेन ने हल्के स्वर में कहा, कौन कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया? इस समय तक गु किचेन दरवाजे की ओर चल रहा था। पत्रकारों ने जानबूझकर उनके लिए रास्ता बनाया, लेकिन फ्लैशबल्ब अभी भी बेतहाशा चमक रहे थे। गु किचेन पहले ही जिया यांगयांग पहुंच चुके थे। सबके सामने उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से चूमा। इस तरह के सहज और भोग विलास से भरे कृत्य ने दरवाजे पर खड़ी महिलाओं के चेहरे पर ईर्ष्या और जलन की एक झलक दिखाई। फिर गु किचेन ने शिया यांगयांग का हाथ पकड़कर अपनी पिछली स्थिति में लौटते हुए कहा, मेरी पत्नी युवा है और इस उद्योग में नहीं है, इसलिए कृपया भविष्य में उसका ख्याल रखें। गु किचेन ने उसे अपनी पत्नी कहकर संबोधित किया। उसका स्नेह इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। अभी जब उन्होंने पत्रकारों को स्पष्टीकरण दिया, तो उनके चेहरे पर शुरू से अंत तक एक ठंडा और उदासीन भाव बना रहा। लेकिन इस समय जब उन्होंने मीडिया से शिया यांगयांग का ख्याल रखने का अनुरोध किया, तो वे विनम्र हो गए। ये कल्पना करना कठिन है कि श्री गु जैसा व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए स्वयं को इतना विनम्र कर देगा। अध्याय 143, अध्याय 144, अंतरंग तस्वीरें शीर्षक के रूप में। अनुवादक 5496903339 आए। इसी समय फोन झेंगडोंग आगे बढ़े और घोषणा की, ये स्पष्टीकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस अब समाप्त हो गई है। आप सभी जा सकते हैं। हालांकि पत्रकारों में से एक ने साहपूर्वक पूछा, राष्ट्रपति गु, क्या आप दोनों हमारे लिए एक अंतरंग मुद्रा में फोटो खींचवा सकते हैं ताकि हम उसे मुख्य समाचार के लिए इस्तेमाल कर सकें? ये वास्तव में कुछ हद तक एक अनुचित अनुरोध था। श्री गु इतने उदासीन स्वभाव के, वे ऐसी बात पर कैसे सहमत हो सकते हैं? अप्रत्याशित रूप से श्री गु ने इनकार नहीं किया। उन्होंने शांत भाव से कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, वह मुड़ा और धीरे से जिया यांगयांग के अभी भी अचंभित चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर चुंबन किया। पूरे कमरे में हैरानी भरी सामूहिक आह सुनाई दी। पास ही खड़े सचिव फोन भी अचंभित रह गए।
राष्ट्रपति आमतौर पर शांत और अलग थलग रहते थे, उन्हें दूसरों के साथ घनिष्ठ संपर्क बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी तक अब और पत्रकारों ने तो बस थोड़ी अंतरंग तस्वीर लेने के लिए कहा था, जिसमें शायद वे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर करीब खड़े हों। राष्ट्रपति गु ने सबके सामने उस बच्ची को खुलेआम चूमा, स्पष्ट रूप से उस छोटी बच्ची का फायदा उठाया। लेकिन ये छोटी लड़की उसकी पत्नी थी, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। पत्रकार एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने तुरंत इस दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए अपने कैमरे निकाल लिए। शिया यांग्यांग शुरू से ही सदमे की स्थिति में थी। उसके कानों में सिर्फ कैमरों के शटर की आवाज गूंज रही थी और उसकी आंखों के सामने सिर्फ गु की चेन का चेहरा ही नजर आ रहा था। गु क्यूई चेन ने जिया यांग्यांग को चुंबन से मुक्त करने में कुछ समय लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, नादान लड़की। प्रवेश द्वार पर मौजूद सभी लोग घटनाक्रम के इस मोड़ से स्तब्ध रह गए। शेन मानबिंग के प्रशंसक, जो मूल रूप से जिया यांग्यांग को रखेल बताकर उसकी निंदा करने आए थे, उस समय अवाक रह गए जब अचानक रखेल की वैध पत्नी बन गई और वे प्रवेश द्वार पर खड़े होकर यह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। सचिव विभाग के लोग अचंभित रह गए। शिया यांग्यांग राष्ट्रपति की पत्नी? बिल्कुल नहीं। शिया यांग्यांग ने कुछ महीने पहले सचिव विभाग में प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया था और उसे लगभग हमेशा ही अध्यक्ष द्वारा उनके कार्यालय में डांट पड़ती थी। जब भी शिया यांग्यांग बाहर आती थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती थीं और डांट फटकार के कारण उसके पैर कमजोर पड़ जाते थे। फिर सबको ये बात समझ में आ गई। पता चला कि जिन दिनों जिया यांग्यांग को डांट नहीं पड़ रही थी, उन दिनों वह। बाद में सोचने पर सब कुछ समझ में आ गया। तो ऐसा था, लोग इससे आगे की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही शर्मनाक था। किसी ने नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति गु ऐसे व्यक्ति होंगे। लिन युवान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह और शिया यांग्यांग एक ही स्कूल से थीं और साथ में इंटर्नशिप करती थीं, फिर भी गु क्यूई चेन ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया। उस समय शिया यांग्यांग को राष्ट्रपति के कार्यालय में हमेशा डांट पड़ती थी और जबकि सभी लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, केवल लिन युवान ही मन उससे ईर्ष्या करती थी। राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से डांट सुनना एक तरह की खुशी थी, है ना? लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ, वे दरअसल वहां कुछ कर रहे थे। जिया यांग्यांग, तुम बेशर्म हो। गुस्से में आकर लिन युवान पीछे मुड़ी और रोते हुए बाहर चली गई। रिपोर्टर जल्दी से अपना सामान समेटकर कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए। फोंग झेंगडोन प्रवेश द्वार की ओर बढ़े और नाटक में मग्न सचिवों पर एक नजर डाली। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप सभी ने अपना काम पूरा कर लिया है? मुख्य सचिव के रूप में फोंग झेंगडोन का शब्द राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर था, जिससे सभी कर्मचारियों के बीच भय का भाव पैदा होता था। वे सब एक साथ तितर बितर हो गए। फोंग झेंगडोन के जाते समय उसने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। सम्मेलन कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। शिया यांग्यांग स्तब्ध अवस्था में रही, पलकें झपकाती रही मानो वह सपना देख रही हो। लेकिन गु क्यूई चेन बैठ गया और उसका चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। शिया यांग्यांग, क्या तुम बेवकूफ हो? उसने पूछा। गु की चेन के बदले हुए भाव को देखकर शिया यांग्यांग अचानक वास्तविकता में लौट आए। शिया यांग्यांग ने पूछना शुरू किया, गु क्यूई चेन, आपने इसे सार्वजनिक रूप से क्यों प्रकट किया? अध्याय 144, अध्याय 145, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन ने कहना शुरू किया, क्या तुम्हें निराश किया? शिया यांग्यांग, मैंने तुमसे कहा था, मेरे शब्दकोश में तलाक शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चेन यू से रिश्ता खत्म कर लो, मुझे मजबूर मत करो। चेन यू फिर से। शिया यांग्यांग का अब और सब्र नहीं रहा। गु किचेन, क्या तुम चेन यू को बहाना बनाना बंद कर सकते हो? धोखा तो तुमने पहले दिया था। तुम और शेन मानबिंग शादी करने वाले हो, हमारे रिश्ते को क्यों उजागर कर रहे हो? क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? गु किचेन ने जिया यांग्यांग की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं और पूछा, किसने कहा कि मेरी शादी शेन मानबिंग से हो रही है? इस बारे में बात करते हुए जिया यांग्यांग को बेवजह अन्याय का एहसास हुआ। वह अब भी इससे इनकार करता है। क्या वह उसे मूर्ख समझता है? वह इस रहस्य को कब तक छिपाने की योजना बना रहा है? शिया यांग्यांग ने अचानक कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। जिस दिन शेन मानबिंग अस्पताल में भर्ती हुई, तुम उससे मिलने गए और मैं भी गई। दरवाजे पर मैंने उसे यह कहते सुना कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की क्योंकि उसने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया था। लेक बे में तुमने कहा कि तुम व्यापारिक यात्रा पर हो, लेकिन असल में तुम उसके साथ छुट्टियां मना रहे थे।
एलेक्जेंडर के मुखौटा नृत्य समारोह में उसने सबके सामने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया, मैंने ये भी देखा, और तुम दोनों ने चुंबन किया। तुम दोनों पहले से ही साथ हो, मुझे मूर्ख क्यों समझते हो? गु किचेन, मैं भले ही जवान हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझमें आत्मसम्मान बिल्कुल नहीं है। शिया यांग्यांग को बेहद अन्याय महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसू रोक लिए। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि प्यार में उससे बार बार झूठ बोला गया, उसके साथ खिलौने जैसा व्यवहार किया गया। हालांकि उसकी पहले से ही एक और महिला है, फिर भी वह उसके सामने एक अच्छे आदमी की छवि पेश करता है। लू हाउटियन ने ऐसा किया और गु किचेन ने भी ऐसा किया। गु किचेन 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, चूंकि आप उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे, क्या आपने मुझे मानबिन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए नहीं देखा? शिया यांग्यांग स्तब्ध रह गई। उस दिन जब उसने शेन मानबिन को खड़े होकर गु किचेन को चूमने के लिए झुकते हुए देखा, चेन यू उसे घटनास्थल से घसीट कर ले गया। लेकिन गु किचेन ने क्या कहा? क्या उन्होंने शेन मानबिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? गु किचेन ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि लड़की ने शायद घटना का केवल पहला भाग ही देखा होगा और बीच में ही चली गई होगी। मीडिया ने भी कहानी के एक हिस्से को छोड़ दिया, जबकि खबर काफी समय पहले ही गुम हो चुकी थी। लेकिन उस प्रस्ताव को लेकर अब भी कई अफवाहें थीं। गु किचेन ने गंभीरता से समझाया, मैंने उस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया था। वैसे भी उस दिन मैं लेक बे में एक व्यावसायिक यात्रा पर था। शेंगयुआन वहां एक और परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा है और मानबिन से मेरी मुलाकात महज एक संयोग थी। मुझे नहीं पता था कि वह शादी का प्रस्ताव रखेगी। अस्पताल वाली घटना मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। मैंने मानबिन को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह सब बीती बात है। शिया यांग्यांग, अगर तुम्हें इस बात से परेशानी है तो क्या मैं लू हाउटियन के साथ तुम्हारे 10 साल पुराने रिश्ते का जिक्र करूं? किसी कारणवश गु किचेन के स्पष्टीकरण के बाद जिया यांग्यांग को अपराधबोध महसूस हुआ। शिया यांग्यांग एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई कि क्या जवाब दे। अगर यह सच था तो पिछले कुछ दिनों से वह किस बात को लेकर पीड़ा और कष्ट झेल रही थी? क्या यह महज एक गलतफहमी हो सकती है? गु किचेन पहले ही उठकर जिया यांग्यांग के पास पहुंच चुका था। ठंडे भाव से उसने कहा, और तुम चुपके से चेन यू के साथ लेक बे गई थी, फिर तुम दोनों 10 दिन की छुट्टी मनाने यूरोप गए। फिर तुमने मुझे बताया कि यह एक पुराने दोस्त से मुलाकात थी और भाई यूतो के बारे में वह बकवास की। शिया यांग्यांग, मुझे सच बताओ, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? शिया यांग्यांग स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और हाथ लहराते हुए कहा, नहीं, चेन यू और मैं निर्दोष हैं। गु किचेन ने आगे कहा, ओह, लेकिन मैंने सुना था कि उसने तुम्हें 1 साल पहले शादी का प्रस्ताव दिया था। मैंने स्वीकार नहीं किया। तो क्या ये सच है? वह एक अनाथ है जिसकी मेरी माँ बचपन से ही देखभाल कर रही है। शायद वह सिर्फ एहसान चुकाना चाहता था, मैं सहमत नहीं थी। और आपने क्या क्या स्वीकार नहीं किया? ये कबूलनामा। गु किचेन ने जिया यांग्यांग को इस कदर घेर लिया था कि उसके पास कॉन्फ्रेंस टेबल के अलावा कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गु किचेन ने पहले ही मेज के दोनों ओर अपने हाथ रख दिए थे और जिया यांग्यांग को अपनी बाहों में पूरी तरह से घेर लिया था। वे दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में घुल मिल गई थीं। अध्याय 145, अध्याय 146, दाजी जिसने अदालत के आदेश को बाधित किया। अनुवादक 54,96,90,339। ओह, फिल्म स्टार ने तुम्हारे लिए अपने दिल की बात कबूल कर ली, तुमने क्यों नहीं मानी? मुझे वो पसंद नहीं है। शिया यांग्यांग ने गु किचेन के चेहरे को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें पूरी तरह से रुक जाएंगी। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके सबसे गहरे राज को उसके सामने खड़े आदमी ने उजागर कर दिया था। सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए गु किचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह शिया यांग्यांग के होठों के करीब आया और बोला, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूं, लेकिन भविष्य में उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखना। जब गु किचेन ने ये कहा तो उसमें एक अस्पष्ट भाव छिपा हुआ था। उसके ठंडे होंठ लगभग शिया यांग्यांग के होठों को छू रहे थे। जब उसके होंठ हिले तो जिया यांग्यांग को उसकी गर्म सांसें किसी सम्मोहक जादू की तरह महसूस हुई। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। शिया यांग्यांग को इस तरह स्तब्ध अवस्था में देखकर गु किचेन खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे चूम लिया। दरअसल गु किचेन के मन में कोई स्पष्ट विचार नहीं था। शिया यांग्यांग और चेन यू के बीच कुछ भी नहीं चल रहा था। जब गु किचेन ने खुद शिया यांग्यांग के मुंह से इसकी पुष्टि सुनी, तभी उसे राहत मिली। काफी देर बाद उसने हाथ छोड़ा। शिया यांग्यांग का चेहरा एकदम लाल हो गया था। वह अब भी असमंजस में थी।
पहले तो वह उस पर आरोप लगा रही थी, अब वह उसे माफ क्यों कर रहा है। गु किचेन ने अपने द्वारा तबाह किए गए थोड़े सूजे हुए युद्धक्षेत्र को देखा। अत्यंत संतुष्ट होकर उसने कहा, आज रात मेरे साथ मेरे माता पिता से मिलो। गु किचेन के शब्द बिजली की तरह गरज उठे। शिया यांग्यांग तुरंत जाग उठी। माता पिता से मिलो, अब जब हम सबके सामने आ चुके हैं तो हम इसे अपने परिवार से छिपा नहीं सकते। मुझे लगता है कि मेरे पिता जल्द ही कोई कदम उठाएंगे। जैसे ही गु किचेन ने ये कहना समाप्त किया, सम्मेलन कक्ष के बाहर से दस्तक सुनाई दी। गु किचेन ने लापरवाही से कहा, अंदर आओ। जब फोन झेंगडोंग अंदर आया तो उसने राष्ट्रपति को मिस शिया को बाहों में लिए हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी उसके साथ बलात्कार किया हो। राष्ट्रपति के सामने मिस शिया एक तेंदुए द्वारा शिकार किए जा रहे एक विनम्र खरगोश की तरह लग रही थी। हालांकि वह अंदर आ गया था, राष्ट्रपति ने मिस शिया को नहीं छोड़ा। फोन झेंगडोंग ने खांसते हुए चतुराई से अपनी पलकें झुकाईं और कहा, अध्यक्ष महोदय, बूढ़े आदमी का फोन था। उन्होंने आज रात मिस शिया के परिवार के साथ गु हवेली में रात्रिभोज का आयोजन किया है, इसलिए आप दोनों को घर लौटना होगा। गु किचेन ने हल्के से कहा, मुझे समझ आ गया। फोन झेंगडोंग के बोलने के बाद भी वह दरवाजे पर ही खड़ा रहा और अभी तक गया नहीं था। गु किचेन ने ठंडे लहजे में पूछा, और कुछ? फोन झेंगडोंग ने हिम्मत जुटाकर कहा, अध्यक्ष महोदय, शेयरधारकों की बैठक 3 बजे निर्धारित थी। 3:22 हो चुके हैं। शेयरधारक काफी देर से बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। शिया यांग्यांग को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस समय दरवाजे के बाहर इतने सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, और वे सभी शेनेग्युआन के प्रमुख शेयरधारक थे। शिया यांग्यांग चाहती थी कि उसे छिपने के लिए जमीन में कोई दरार मिल जाए। उसे ठीक इसी क्षण यह एहसास हुआ कि गु किचेन के साथ उसका संबंध कितना अंतरंग था। जिया यांग्यांग आश्चर्य से चिल्लाए और गु किचेन को दूर धकेल दिया। लेकिन गु किचेन अप्रभावित दिखे। उन्होंने शांति से अपनी टाई ठीक की और धीरे से कहा, उन्हें अंदर आने दो। फिर उसने शिया यांग्यांग से कहा, मेरे दफ्तर में मेरा इंतजार करो। हम आज रात 7 में निकलेंगे। शिया यांग्यांग ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पहले टीम के पास वापस जाना चाहिए। मुझे आज दोपहर एक सीन शूट करना है और आप मुझे आज रात लेने आ सकते हैं। गु किचेन ने कहा, ठीक है। इतना कहकर जिया यांग्यांग बाहर चली गई। उसी समय शेयरधारक भी आने लगे थे। शेनग्युआन के शेयरधारक अधिकतर उम्रदराज चाचा थे जो जिया यांग्यांग को एक मोहक और नुकसान पहुंचाने वाली लोमड़ी की तरह देखते थे। सहज रूप में। हालांकि गु किचेन युवा थे, लेकिन शेनग्युआन में सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। यह न केवल उनकी असाधारण व्यावसायिक बुद्धि, असाधारण दूरदर्शिता और अद्वितीय दक्षता के कारण था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वे हमेशा एक समर्पित और जुनूनी कर्मठ व्यक्ति थे। वह समय को लेकर बेहद सख्त थे। एक बार एक कार्यकारी निदेशक को शेयरधारकों की बैठक में 1 मिनट देरी से पहुंचने के कारण उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन अभी अभी उसने सभी शेयरधारकों की अनदेखी की और आधे दिन तक कॉन्फ्रेंस रूम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करता रहा। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई। सभी शेयरधारक चिंतित थे, जिया यांग्यांग को घूर रहे थे, मानो वह कोई चुड़ैल हो जो सेना के दिल पर जादू कर सकती हो और आधिकारिक तंत्र में तबाही मचा सकती हो। अध्याय 146, अध्याय 147, उसे निभाना। अनुवादक 54,96,90,339। हालांकि शिया यांग्यांग को कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी। फिल्म की शूटिंग टीम में उनकी वापसी पर लगभग सभी लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। यांग्यांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप श्रीमती शेनग्युआन होंगी। राष्ट्रपति गु की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत प्रभावशाली थी। यांग्यांग, हमें तुमसे बहुत जलन हो रही है। राष्ट्रपति गु के सेट पर आने के दौरान जो भी समुद्री भोजन की दावतें हुईं, वो सब तुम्हारी वजह से ही थीं। यांग्यांग, हम इतने लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं और तुमने फिर भी हमसे यह बात छुपा कर रखी। ये ठीक नहीं है। तुम्हें हमें खाना खिलाना होगा। महिला क्रू सदस्य सभी शिया यांग्यांग के चारों ओर इकट्ठा होकर बातें कर रही थीं। विडंबना यह है कि जिया यांग्यांग काफी समय से दल का हिस्सा थी। शिया वेईवेई की वजह से हर कोई उससे दूरी बनाए रखता था। अब चूंकि उन्होंने देखा कि उसका दर्जा शिया वेईवेई से कहीं अधिक था, इसलिए वे तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। शिया यांग्यांग ने उनके अवसरवाद को खारिज नहीं किया और न ही उन्हें नीचा समझा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समुदाय में जीवन जीने का यही तरीका था। जिस प्रकार लता हमेशा ऊंचे पेड़ की तलाश में रहती है, उसी प्रकार हर कोई असहाय है। शिया वेईवेई अपने मेकअप टेबल पर अकेली बैठी थी। उसने हाथ में काजल की पेंसिल पकड़ी हुई थी और उसे झटके से तोड़ दिया।
शिया वेई वेई खड़ी हुई, सीधे भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी और व्यंग्यपूर्वक बोली, क्या आप सचमुच इस खबर पर विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। गु किचेन तो बस अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रहा है। यू मिनमिन ने बीच में कहा, शिया वेई वेई, क्या तुमने खबर नहीं देखी? राष्ट्रपति गु ने तो अपना विवाह प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया, क्या वह नकली हो सकता है? अपने सपनों के राजकुमार को अपना जीजा बनते देखकर कैसा लग रहा है? शिया वेई वेई इतनी गुस्से में थी कि वह कांप रही थी, लेकिन उसने यू मिनमिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने शिया यांग्यांग के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, शिया यांग्यांग, तुमने गु किचेन को बहकाना कब से शुरू किया? तुम तो इतने समय से नाटक कर रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुम इतनी चालाक हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? शिया यांग्यांग हमेशा से श्रीमती गु बनना चाहती थी। इसलिए जब गु परिवार ने एक सार्वजनिक डेटिंग कार्यक्रम की घोषणा की तो उसने उसमें भाग लेने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन आज विवाह प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि का खुलासा हो गया। उस समय तक जिया यांग्यांग और गु किचेन की शादी हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि उस दिन गु परिवार में उसे जो अपमान सहना पड़ा, वह आकस्मिक नहीं बल्कि अपरिहार्य था। शिया यांग्यांग की उस आदमी से पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन वह बस देखती रही कि कैसे शिया वेई वेई उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गई और उसे अपने इशारों पर नचाने लगी। क्या वह आज के दिन का ही इंतजार नहीं कर रही थी? क्या वह उसे पूरी तरह से अपमानित करने के इस अवसर का इंतजार नहीं कर रही थी? लेकिन शिया यांग्यांग के लिए ये सरासर अन्याय था, क्योंकि शिया यांग्यांग ने शिया वेई वेई के प्रेम जीवन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अगर शेन मानबिन की मुलाकात और शिया वेई वेई के असामान्य व्यवहार के कारण ऐसा न होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि शिया वेई वेई गु किचेन से प्यार करती है। शिया यांग्यांग ने कहा, मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था। गलती तुम्हारी थी जिसने विश्वास नहीं किया। शिया वेई वेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, तुम्हारे रूप को देखकर मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ? शिया यांग्यांग, तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, वरना गु किचेन को तुममें दिलचस्पी क्यों होती? लिu याओ ने शांत भाव से कहा, क्या किसी ने यह नहीं कहा था कि अगर गु किचेन वाकई यांग्यांग का पति निकला तो वे मिंजू बिल्डिंग से कूद जाएंगे? कोई अपना वादा तो नहीं तोड़ेगा, है ना? शिया वेई वेई ने लिu याओ और उसके साथियों पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम अवसरवादी हो। अब जब शिया यांग्यांग में हिम्मत आ गई है तो तुम उससे चिपके रहने के लिए बेताब हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि शिया यांग्यांग कब तक इस पद पर टिक पाएगी? उनका तलाक तो देर सवेर होगा ही। बस देखते रहो। काम खत्म करने के बाद जिया वेई वेई गुस्से में अपनी ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर वहां से चली गई। सभी ने शिया यांग्यांग के चेहरे के भावों को देखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, यांग्यांग, वह बस तुमसे ईर्ष्या करती है, इसे दिल पर मत लो। शिया यांग्यांग को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। शिया वेई वेई हमेशा से उसके प्रति ऐसी ही रही थी। उसे इसकी आदत हो चुकी थी, बहुत समय पहले ही दर्द होना बंद हो गया था। शिया वेई वेई ने चारों ओर देखा और पूछा, चेन यू कहाँ है? अध्याय 147, अध्याय 148, समूह पालतू जानवर। अनुवादक 54,96,90,339। लिu याओ ने कहा, वह ब्रेक रूम में अकेला है और वह खराब मूड में लग रहा है। यहां तक कि असिस्टेंट शिया यांग को भी डांट पड़ी। शिया यांग्यांग ने कहा, मैं जाकर देखूंगी। सभी लोग ईर्ष्या की भावना से शिया यांग्यांग की दूर जाती हुई आकृति को देखते रहे। पूरी टीम में जिया यांग्यांग सबसे प्रिय थे। निर्देशक, निर्माता और यहां तक कि चेन यू भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा उसे मिस कियांग कहकर चिढ़ाता था। जिसकी भी नजर तेज होती, वह देख सकता था कि चेन यू जिया यांग्यांग को पसंद करता था। वह दल में हमेशा उसका पक्ष लेने के लिए मशहूर था और वह उसे केवल अपने द्वारा संचालित रसोई में ही ले जाता था। शुरू में तो सभी को लगा कि जिया यांग्यांग भाग्यशाली थी कि उससे चेन यू, जो कि फिल्मी दुनिया का सम्राट था, जैसा उच्च पद मिला। अप्रत्याशित रूप से उसने जिस विशाल बुद्ध प्रतिमा को पकड़ा था, वह गु किचेन थी। जब शिया यांग्यांग कमरे में दाखिल हुई तो चेन यू वहां अकेली बैठी हुई उदास थी। शिया यांग्यांग को आते देख वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। शिया यांग्यांग चेन यू के पास गई और जब उसने गुनगुनाकर मुंह फेर लिया तो उसने ड्रेसिंग टेबल से एक दर्पण उठाया और उसके सामने रख दिया। चेन यू, जब तुम गुस्से में हो तो खुद को देखो। चेन यू ने उसे तिरछी नजर से देखा। शिया यांग्यांग ने तुरंत अपना लहजा बदल दिया, गुस्से में भी तुम इतने आकर्षक क्यों दिखते हो? तुम वाकई मनोरंजन जगत के नंबर 1 सुंदरी बनने के लायक हो।
चेन यू वाकई मनोरंजन जगत की नंबर 1 खूबसूरत अभिनेत्री थी, यहाँ तक कि महिलाएं भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करती थीं। शिया यांगयांग की इतनी विनम्रता भरी प्रशंसा सुनकर चेन यू के चेहरे पर आखिरकार भाव बदल गया। उसने उससे दर्पण लिया, खुद को बाएं से दाएं देखा और कहा, बेशक मुझसे ज्यादा सुंदर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। शिया यांगयांग ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें देखकर फूल खिल जाते हैं, लोग तुम्हें देखकर प्यार करने लगते हैं और गाड़ियां तुम्हें देखकर पंचर हो जाती हैं। चेन यू ने पूछा, क्या मैं गू किचन से ज्यादा सुंदर हूं? शिया यांगयांग चौंक गई, लेकिन फिर भी चेन यू की बात से सहमत होते हुए बोली, तुम सबसे सुंदर हो। ये सुनकर चेन यू का मूड काफी बेहतर हो गया। उसने दर्पण नीचे रख दिया और पूछा, तो फिर तुमने मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? ये पत्तागोभी और मूली में से किसी एक को चुनने जैसा नहीं था, तुलना का कोई आधार ही नहीं था। फिर भी जिया यांगयांग ने कुछ देर सोचने के बाद चतुराई से जवाब दिया, चेन यू, तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते। तुम बस अपनी यादों में बसी उस लड़की से प्यार करते हो जिसने तुम्हें चॉकलेट दी थी। लेकिन वो लड़की तो तुम ही हो। बात अलग है, उस समय तुम बस उस गर्माहट भरे पल को याद कर रहे थे। सालों बीतने के साथ तुमने उस लड़की के लिए अपनी सारी भावनाएं मुझ पर थोप दी हैं। तुम सिर्फ अपनी कल्पना की लड़की से प्यार करते हो। तुम सिर्फ उस मुझे प्यार करते हो जिसे तुमने अपनी यादों में बसाया है, लेकिन वह इंसान असल में मैं नहीं हूं। चेन यू को बात पूरी तरह समझ नहीं आई और उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। क्या यही आपके मुझे अस्वीकार करने का कारण है? जिया यांगयांग ने झिझकते हुए कहा, चेन यू। चेन यू ने अचानक हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो और कुछ मत कहो। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो इतनी दिलचस्प थी कि मेरा दिल पिघल गया। तुम गू किचन को पसंद करती हो, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन मिस कियान, अगर एक दिन तुम और गू किचन का तलाक हो जाए, तो मेरे पास वापस आ जाना। बस तुम कह दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं फिर से वही कहूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम तलाक नहीं लेंगे। श्रीमान चेन, मुझे खेद है कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आप अकेले बूढ़े हो जाएंगे और पछतावे में जिएंगे। दरवाजे से एक ठंडी आवाज गूंजी। कमरे के अंदर मौजूद दोनों लोग एक ही समय पर दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़े। गू किचन प्रवेश द्वार पर सीधा खड़ा था, सफेद कमीज पहने और एकदम सलीके से तैयार होकर। वह जहां भी खड़ा होता, देखने में बेहद आकर्षक लगता था। चेन यू ने असंतुष्ट भाव से भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम हमारी बातें छुपकर सुन रहे थे। गू किचन ने अंदर आकर कहा, मैं छुपकर बातें नहीं सुन रहा था, मैं खुलकर सुन रहा था। चेन यू इतना क्रोधित था कि उसे खून थूकने का मन कर रहा था। खड़े होकर शिया यांगयांग ने आश्चर्य से पूछा, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? गू किचन ने चेन यू की ओर देखा और कहा, अगर मैं इतनी जल्दी नहीं आता, तो मुझे कैसे पता चलता कि कोई दीवार के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहा है? चेन यू भी खड़ी हो गई। दोनों पुरुषों की लंबाई लगभग एक जैसी थी और उनके व्यक्तित्व में एक मजबूत आभा थी। शिया यांगयांग ने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया, उसे डर था कि गोलीबारी में उसे चोट लग सकती है। अध्याय 148, अध्याय 149, लाखों में एक धनी बॉस। अनुवादक 54,96,90,339। चेन यू ने कहा, वह आपसे पहले मिली थी, मैं ये स्वीकार करता हूं, लेकिन श्रीमान गू शियाओकियान के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस युग में जहां तलाक आम बात है, अगर आप शियाओकियान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो मैं उसे अपने साथ ले जाने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। गू किचन ने शांत भाव से उत्तर दिया, आपको वह मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार हमारा वैवाहिक जीवन हर तरह से सौहार्दपूर्ण है और हम जल्द ही एक बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं। शिया यांगयांग का चेहरा लाल हो गया। गू किचन किस तरह की बकवास कर रहा था? फिर गू किचन ने उसे अपनी ओर खींचा, उसके कंधों को कसकर गले लगाया और उसकी ओर मुड़ गया। चेन यू मुस्कुराते हुए बोला, पत्नी, क्या ये सही नहीं है? पत्नी कहे जाने पर शिया यांगयांग के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। गू किचन के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी और आकर्षक मुस्कान थी, लेकिन जब जिया यांगयांग ने उसे देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। वह असमंजस में सिर हिलाकर ही जवाब दे सकी। गू किचन ने प्यार से शिया यांगयांग के सिर पर हाथ फेरा। अच्छी बच्ची। चेन यू उन दोनों के बीच सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शन देखकर परेशान हो गया था। वह अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिल टूटने के भाव से वह विश्राम कक्ष से बाहर निकल गया। गू किचन ने जिया यांगयांग की ओर मुड़कर कहा, ये जानते हुए कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ हो जो हर दिन मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखता है, मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ?
शिया यांग्यांग हंसते हुए बोली, अच्छा, चेन यू बहुत ही सुंदर है और उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं। जब उसने मुड़कर गु किचेन की ओर देखा तो वह पहले से ही आधा भौहें चढ़ाए हुए था। शिया यांग्यांग ने तुरंत कहा, हालांकि आप उससे कहीं अधिक धनी हैं, जैसा कि कहते हैं, सुंदरता तो आम है लेकिन एक उद्योगपति की दौलत दुर्लभ है। गु किचेन के चेहरे का दूसरा हिस्सा भी उदास हो गया। जब शिया यांग्यांग और गु किचेन सेट से निकले तो अनगिनत निगाहें ईर्ष्या से भरी हुई उन पर टिकी हुई थीं। पहले ओपन डे पर मिस्टर गु ने बेशर्मी से सेट पर आकर अपने रिश्ते का प्रदर्शन किया। उनके सहायक ने तो सभी को लाल लिफाफे भी बांटे, जो उनकी उदारता को दर्शाता है। लेकिन जाहिर है, जिया यांग्यांग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह एक छोटी स्कूली छात्रा की तरह यात्री सीट पर बैठी थी। वह घबराई हुई थी। हालांकि वह पहले भी गु परिवार से मिल चुकी थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। शिया यांग्यांग ने कहा, क्या तुम्हारे पिता और बहन मुझे पसंद करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे सजना संवरना चाहिए या नहीं। मैं अपनी पहली यात्रा के लिए उपहार लाना भूल गई। गु किचेन ने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और दूसरे हाथ से शिया यांग्यांग का हाथ पकड़ रखा था। उसके हाथ की गर्माहट एक रहस्यमय तरीके से सुकून देने वाली थी। गु किचेन ने कहा, चिंता मत करो, वे तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। क्या गु किचेन उसकी तारीफ कर रहा था? शिया यांग्यांग का चेहरा अनियंत्रित रूप से लाल हो गया। इसी बीच जिया परिवार के घर पर शिया वेईवेई ने अपने कमरे में जो कुछ भी तोड़ा जा सकता था, वह सब तोड़ दिया था। फिर वह बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। वह गुस्से से बिस्तर पर जोर से लुढ़की, उसका दिल आक्रोश से भरा हुआ था। लियू रुयान अंदर आई और शांत भाव से बोली, तुम मेरी बेटी हो, लियू रुयान की बेटी। क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? रोने से शिया वेईवेई का मेकअप पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन उसकी शादी तो गु किचेन से हो चुकी है। मेरे पास अब कोई मौका नहीं बचा है, मैं अब क्या करूं? लियू रुयान ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर उनकी शादी हो गई? तुम्हारे पिता ने पहले उस घटिया औरत टैन जेन से शादी की थी, लेकिन अब श्रीमती शिया बनकर सारी दौलत और ऐशो आराम का लुत्फ कौन उठा रहा है? मैं ही हूं, है ना? अध्याय 149। अध्याय 150। उसकी जैविक मां ने आत्महत्या कर ली। अनुवादक 54,96,90,339। जब बात शिया यांग्यांग की जैविक मां की आई तो शिया वेईवेई अचानक शांत हो गई। वह जानती थी कि शिया यांग्यांग की असली मां और उसकी अपनी मां दोनों ही मनोरंजन जगत की जानी मानी हस्तियां थीं। बाद में शिया लियांगडोंग ने टैन जेन से शादी कर ली, लेकिन साथ ही उन्होंने लियू रुयान से संबंध नहीं तोड़े। शिया यांग्यांग का जन्म शिया वेईवेई से 2 साल पहले हुआ था। हालांकि लियू रुयान ने 10 वर्षों तक चुपचाप ये सब सहन किया और टैन जेन की मृत्यु के बाद ही वह खुले तौर पर जिया लियांगडोंग के साथ शामिल हुई। शिया वेईवेई ने कहा, लेकिन मैं 10 साल तक इंतजार नहीं कर सकती। लियू रुयान ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। 1 साल के भीतर जिया यांग्यांग निश्चित रूप से गु किचेन को तलाक दे देगी और उस समय उसकी जगह तुम लोग लोगे। शिया वेईवेई का दिल खुशी से उछल पड़ा। माँ, क्या आपके पास कोई योजना है? लियू रुयान ने उत्तर दिया, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बस इतना करना है कि आज गु परिवार के घर जाने के लिए अच्छे कपड़े पहने और बड़ों पर अच्छा प्रभाव छोड़े। शिया वेईवेई तुरंत खुश हो गईं और कपड़े पहनने और मेकअप करने चली गईं। गाड़ी में बैठते ही जिया लियांगडोंग का मूड खुशनुमा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग्यांग सचमुच गु परिवार के सबसे बड़े बेटे से शादी करेगी। ये वाकई एक अप्रत्याशित घटनाक्रम है, लेकिन इससे पति चुनने में मेरी बेटी की समझदारी का पूरा प्रमाण मिलता है। लियू रुयान ने बेपरवाही से जवाब दिया, आपकी बेटी होने के नाते उसने 4 महीने पहले शादी कर ली और अपने परिवार को नहीं बताया। अगर मीडिया ने इसका खुलासा न किया होता तो कौन जानता है कि वह इसे कब तक छुपाए रखती। मुझे अलग थलग करना एक बात है, लेकिन अब वह अपने जैविक पिता यानी आपका भी सम्मान नहीं करती। शिया लियांगडोंग के चेहरे पर पहले जो खुशी झलक रही थी, वह अचानक गंभीर हो गई। वह वास्तव में यांग्यांग की गुप्त शादी को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जिया लियांगडोंग ने फिर भी कहा, शायद उसके पास अपने कारण रहे होंगे। लियू रुयान ने कहा, 20 साल की बच्ची को किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? बस उसे अपनी सौतेली माँ यानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बताओ, इन 10 सालों में मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मुझे पता है कि वह अपनी असली माँ के अवसाद और आत्महत्या के लिए मुझे दोषी ठहराती है, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि यह सब उसकी माँ की अपनी गलती थी, उसने खुद ही यह सब किया था।
बस करो, अब अतीत की बात मत करो, जिया लियांगडोंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। जब शिया लियांगडोंग ने अपनी दिवंगत पूर्व पत्नी का जिक्र किया तो उनके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। शिया लियांगडोंग ने कहा, यांगयांग को अभी तक ये नहीं पता कि उसकी मां ने आत्महत्या की थी, इसलिए उसके सामने कभी भी ये शब्द मत कहना। शिया लियांगडोंग को सचमुच गुस्से में देखकर लियू रुयान ने समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन अंत में धीरे से बोली, मैं भला बच्चे के सामने ऐसी बातें कब कहूंगी। यांगयांग का गू परिवार में शादी करना मुझे बेहद खुशी देता है। मुझे बस थोड़ी निराशा हुई क्योंकि उसने अपनी शादी छुपाई थी, लेकिन जब तक आप और यांगयांग के बीच पिता पुत्री का अच्छा रिश्ता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे जीवन भर गलत समझे। शिया लियांगडोंग ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुमने इतने सालों में बहुत कष्ट सहा है। गू किचेन की कार जिया लियांगडोंग की कार से ठीक एक कदम पहले गू हवेली के सामने पहुंची। बटलर ने दरवाजा खोला और नौकरानी ने उन दोनों के लिए जूते तैयार किए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते ने उत्सुकता से उन पर झपट्टा मारा। शिया यांगयांग डर के मारे उछल पड़ी और गू किचेन ने आदेश दिया, ऑस्कर बैठो। गोल्डन रिट्रीवर आज्ञाकारी होकर बैठ गया। शिया यांगयांग को गोल्डन रिट्रीवर याद आ गया। बूढ़े मालिक के जन्मदिन की दावत के दौरान गोंग जुएर और वह चुपके से अंदर घुस गई थी और इसी कुत्ते की वजह से पकड़ी गई थी। गोल्डन रिट्रीवर शिया यांगयांग को देखकर लगातार अपनी पूंछ हिलाता रहा। गू किचेन ने कहा, ऐसा लगता है कि ऑस्कर तुम्हें बहुत पसंद करता है। शिया यांगयांग ने ऑस्कर के सिर पर हाथ फेरा और वह खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए जमीन पर लेट गया। बटलर ने कहा, आप दोनों जल्दी अंदर आ जाए, मालिक और युवती अध्ययन कक्ष में हैं। यांगयांग फिर से घबरा गया। अध्याय 150, अध्याय 151, गू झौहान। अनुवादक 54,96,90,339। गू परिवार का घर आलीशान और भव्य था, लेकिन जिया यांगयांग इतनी व्यस्त थी कि उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब वह गू किचन के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो उसने महसूस किया कि उसके पैर कांप रहे हैं। गू किचन ने पहल करते हुए उसका हाथ पकड़ा। जब वे अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे तो गू किचन ने दस्तक दी। दरवाजा बंद नहीं था, बस थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से गू शेंगयुआन की आवाज सुनाई दी, अंदर आओ। जिया यांगयांग ने गू किचन का पीछा करते हुए कमरे में प्रवेश किया। इस अध्ययन में केवल 2 लोग शामिल थे। एक थे गू परिवार के वर्तमान मुखिया गू शेंगयुआन और दूसरी थी उनकी बेटी गू मिंगजू। गू मिंगजू मीडिया की छात्रा थीं और उनका चेहरा नियमित रूप से विभिन्न फैशन पत्रिकाओं और समाचार प्रकाशनों की शोभा बढ़ाता था। 30 साल पहले वह मनोरंजन जगत की एक जानी मानी अभिनेत्री थीं। हालांकि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के चरम पर रहते हुए शादी करने और परिवार शुरू करने के लिए उद्योग छोड़ दिया। उनके बारे में सबसे सनसनीखेज अफवाह ये थी कि उनके पूर्व पति शी जियाचेन थे, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि यह महिला काफी स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। 40 की उम्र में भी वह 30 साल से कुछ अधिक उम्र की लग रही थी। उनका व्यवहार शालीन और उदार था। वहां खड़े होकर उनमें एक ऐसा आकर्षण था जो लोगों को उनकी ओर देखने के लिए प्रेरित करता था। गू किचेन को अंदर आते देख गू मिंगजू के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी और स्नेहपूर्ण मुस्कान उभर आई। ये सर्वविदित था कि गू मिंगजू को गू किचेन से गहरा स्नेह था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गू किचेन की जन्म देने वाली मां अज्ञात थी, इसलिए उसका पालन पोषण गू परिवार द्वारा किया गया था। अपनी बड़ी बहन द्वारा मां की तरह पाले पोसे जाने के कारण गू किचेन का पालन पोषण मूल रूप से गू मिंगजू द्वारा किया गया था। हालांकि जब गू मिंगजू ने शिया यांगयांग का चेहरा देखा तो उसकी मुस्कान अचानक जम गई। यहां तक कि गू किचेन ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उसने पुकार कर कहा, बहन। फिर गू मिंगजू को होश आया। गू किचेन ने जिया यांगयांग को गू मिंगजू से मिलवाया। ये यांगयांग है। गू मिंगजू अब भी जिया यांगयांग के चेहरे को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। शिया यांगयांग उसकी निगाहों के नीचे बहुत घबराई हुई महसूस कर रही थी, लेकिन गू किचेन का अनुसरण करते हुए उसने जल्दी से उसे नमस्कार किया। नमस्ते बहन, मैं शिया यांगयांग हूँ। गू मिंगजू ने पीले चेहरे के साथ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, आपके माता पिता के नाम क्या है? शिया यांगयांग को उम्मीद नहीं थी कि गू मिंगजू सबसे पहले ये सवाल पूछेगा। वह एक पल के लिए अचंभित रह गई। इसी समय कुलपिता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, वह स्टारलाइट कॉर्प के निदेशक जिया की बेटी है। उनके पिता का नाम जिया लियांगडोंग और माता का नाम लियू रुयान है। विदेश में रहने के कारण शायद आपको ये पता न हो, लेकिन जिया परिवार फेंग शहर का एक प्रतिष्ठित कुल है।
शिया यांग्यांग ने तुरंत जवाब दिया, दादाजी आप बहुत दयालु हैं। उन दोनों नामों को सुनकर गु मिंगजू ने मानो राहत की सांस ली। उसने किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश की। जिया यांग्यांग को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर बोली, अभी भी उसे दादाजी कह रहे हो? अब से उसे पापा कहना शुरू कर दो। शिया यांग्यांग के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने धीरे से कहा, पिताजी। गु शेंगयुआन दिल खोलकर हंसी, जाहिर तौर पर वह बहुत खुश थी। गु मिंगजू ने गु किचेन से कहा, पिताजी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वे तुम्हारी शादी जैसी बड़ी घटना को छिपाने के लिए तुम्हें फटकार लगाना चाहते थे, लेकिन यांग्यांग की संलिप्तता को देखते हुए वे इस बार माफ कर देंगे। इसी समय नौकर दरवाजे पर प्रकट हुआ और बोला, महोदय महोदया, युवा स्वामी अतिथि आ गए हैं। गु शेंगयुआन ने जवाब दिया, तुम्हारे माता पिता आ गए होंगे, चलो भोजन कक्ष में खाना खाने चलते हैं। फिर उसने बटलर की ओर मुड़कर कहा, शाओ हान को नीचे रात के खाने के लिए बुलाओ। बच्चे की चाची पहली बार आई हैं और उन्होंने नमस्ते करने की जहमत तक नहीं उठाई। गु मिंगजू ने कहा, मैं उसे लेने जाता हूँ। पिताजी आप जानते हैं कि उसे भीड़ कितनी नापसंद है। अचानक गु शेंगयुआन को याद आया, ओह हाँ यांग्यांग, क्या तुम मेरे शियाओहान के सहपाठी नहीं हो? शिया यांग्यांग को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि जिस शियाओहान का वे जिक्र कर रहे थे वह निश्चित रूप से गु झाओहान ही होगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।